का करप्शन के केसेस का असल सूरत शुरू हुई है, वो शुरू हुई है उसने नवाज शरीफ शुरू की जब सैफुर रहमान का उसने बनाया था एहतसाब ब्यूरो। उस एहतसाब ब्यूरो के तहत उसने जरदारी के खिलाफ केस निकाले, उसकी दुश्मनी के हिसाब से अपने पर्सनल लेवल पे। फिर वो केस चलते 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 हालत ये हुई थी कि फिर बेनज़ीर ने इनके खिलाफ निकाले, इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ निकाले, एक का तसर पहला। लेकिन नवाज शरीफ के केसेस का इतना मसला ना बना क्योंकि पीपल्स पार्टी में इंतकामी सूरत हाल बहुत कम है। लेकिन जरदारी के केस, सरे महल और उसके पास वो नेकलेस वाला केस, फिर वो टेक्ना रेफरेंस, ये सारे चलते रहे। और उसमें जो सिविल सर्विस के ऑफिसर थे जिनमें मुझे याद अच्छे से, आप कोरोना में फौत हो गए थे, वो उसके अंदर थे, अपना बहुत अहम रुकन थे। फिर इसके साथ और बहुत सारे लोग ऐसे जो इसके साथ थे जिनको बेनज़ीर ने आके उनको मुकम्मल तौर पे जिसे कहते हैं खुले लाइन लगा दिया, प्रमोशंस नहीं दी, सारा कुछ किया। ये एक प्रेशर होता था इन लोगों के ऊपर। इसी तरह मुशर्रफ जब आया तो उसने जनरल अमजद को लगाया। जनरल अमजद के ज़माने में भी केसेस निकले और आप सोचें कि उसको 1-1.5 साल के बाद उनकी फाइलें बनी और फाइलें बनने के बाद फाइलें दबा दी गई और कहा गया कि अगर तुम हमारे साथ आते हो तो तुम्हारी फाइल बंद। मैं ज़ाती तौर पे कई केसेस का विटनेस हूँ कि जिसमें उन्होंने केसेस बंद किए थे और वो लोग MNA बने, फिर उसका वज़ीर भी बने, फिर सब कुछ। मुशर्रफ के केसेस से लेके अब तक एक तरीक़ेकार अख्तियार किया गया था। एक हुकूमत आती थी, वो केस बनाती थी, दूसरी हुकूमत आती थी, जिस बंदे ने केस का काम किया होता था उसको रोक देती थी और तुमने हमारे खिलाफ काम क्यों किया। बल्कि अब तो ज़माना यह आ गया था कि बाकायदा अदालतों के अंदर थ्रेट करना शुरू हो गया था। ये जो डॉक्टर रिजवान है, ये बरखुदा हमारे साथ यहाँ पर होता था। मैं जब यहाँ पर कोई पंजाब में आया था तो इसके बाद उस वक्त मेरा SP सिटी था। अच्छा नेक, अच्छा आदमी, ये उन लोगों में से था। इसका एक सबसे बड़ा काम था कि एक असलम मढ़ियाना होता था सरगोदे का, उसने एक टीचर के पाँव में गोलियां मारी थी। वो MP होता था टांगों में, क्योंकि टीचर ने गया था कि IG के सामने उसकी शिकायत कर दी थी। IG ने कहा कि चोर, डाकू, रस्सागीर जो नहीं पकड़े जाते, मसला क्या है। लोग कहते, उसने कहा साथ तुम्हारे जो MP बैठे इसके घर में 5 चोर बैठे हुए, जाओ जाके पकड़ो। तो उसने कहा तुम्हें मेरी शिकायत थी, उसने पाँव में और वो बड़ी, इस बंदे ने जाके मढ़ियाना को गिरफ्तार किया था। इतना जरूरतमंद अफसर था, बहुत जरूरतमंद अफसर था। इसको जब ये आखिरी दिनों में मुझे मिला है जो कि इसने शहबाज शरीफ की सारी इंक्वायरी की थी, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की। और मनी लॉन्ड्रिंग केस बहुत मुश्किल था उसको निकालना। उसको वजह यह है कि आप कम से कम 2-2.5 लाख अकाउंट देखते हैं किसमें क्या। तो ये मसूद क्या है, पटवारी क्या ना है, वो जो है ना, वो जो मशहूर है वो इसका मसूद चपरासी है। हाँ, मसूद चपरासी जितने लोग थे बड़ी मुश्किल से निकले थे। अब इसने चालान भी पेश कर दिया हुआ था अदालत के अंदर और इसकी गवाही थी बुनियादी के चालान कैसे पेश किए। आते ही इस बंदे ने एकदम छुट्टी ले ली कि मैं मेरे पे प्रेशर पड़े, लेकिन उससे प्रेशर पड़ना शुरू हुआ और इसको बहुत ज़्यादा धमकाना और ये करना, ये देख लेंगे कहाँ तुम जाओगे, ये हार्ट का मरीज़ था, दिल का। तो मुझे एक शादी से ज़्यादा पहले, थोड़ी देर पहले मिला, मैं एक जाति में जा रहा था, उसमें कुछ लोग भी थे, उनका कुछ लोगों से बात करें ताकि कम से कम मुझे प्रेशर ना हो। तो ये सूरत है। दूसरा उन्होंने ये किया कि आते ही FIA के DG को बदल दिया, उसको अब्बासी जो था, क्या नाम है उसका, उसको बदल दिया और फिर उसके साथ साथ उसको भी बदल दिया, नया प्रोसिक्यूटर। और DG FIA ने तीसरे कहा कि तुमने शहबाज शरीफ के केस में पेश ही नहीं होना। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया है। एक जज थे जस्टिस मज़हर अली नकवी, ये वो थे शहबाज शरीफ की जमानत की किस्से पीले सुनते थे, उनके सामने सारा रिकॉर्ड मौजूद था, उन्होंने सब कुछ देखा हुआ था, उनको पता था कहाँ कहाँ गंद हुआ है, उनको पता था ये क्या करना चाहते हैं, उन्होंने बाकी चीज़ें भी देखी हुई। उन्होंने एक दरख्वास्त दी है अदालत को, जज ने खुद दरख्वास्त दी अदालत को कि ये गंद हो रहा है, इसको रोकें, प्रोसिक्यूशन खराब हो रही है। उस पर चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो नोटिस लिया और 5 जजों का बेंच, लार्जर बेंच बनाया। तो तकर्रुर तबादले अब रुक जाएंगे, अब नहीं होंगे? नहीं, तकर्रुर तबादले हाँ उन्होंने रोक दिए हैं, उन्होंने फौरी तौर पर रोक दिया। उन्होंने कहा मजीद, अच्छा उन्होंने कहा कि मजीद आप कुछ नहीं करेंगे, एक उसके अंदर ये इनको तो जो हो गए हैं सर तकर्रुर तबादले, अब वो वापस भी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट वापस भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को 3 कवानीन के हिसाब से मुकम्मल इख्तियार है। जो 194(3) है वो कहता है कि 2 वजह से सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त नोटिस ले सकते हैं। नंबर 1, मैटर पर्टेनिंग टू द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, कोई ऐसा इंसानी हक मुअत्तल हो रहा हो तो फौरन तौर पर, मतलब इंसानी हक यह है कि किसी का पानी रोक दिया गया, इंसानी हक यह है कि एक आदमी की जिंदगी
का मसला बन गया। इंसानी हक यह है कि आपने दवाइयाँ जो हैं लाइफ सेविंग ड्रग मंगाने से रोक ली हैं। इंसानी हक यह है कि आपको वोट देने से रोक दिया गया। ये बहुत सारे हकूक़ हैं जो लिखे गए। दूसरा यह है कि आप मैटर इज पब्लिक इंपॉर्टेंस, कि जिससे लोगों के लिए इंपॉर्टेंस, लोगों के इंपॉर्टेंस यानी ये नहीं कि और मकबूल जान के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंस है, जनरल पब्लिक के लिए। तो ये केस तो कहते हैं क्योंकि करप्शन का केस पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, इसने आगे जाके वोट लेना है, लोगों को वोट देना है, तो इसलिए उन्हें ले। एक तो ये कानून है। दूसरा कानून जो है वो है आर्टिकल 187 आइन का। वो कहता यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी कानून के तहत कोई इख्तियार मौजूद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास किसी किस्म की कोई ऐसा कोई कानून ऐसे जिसमें, तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उसको जो मुनासिब सजा देना चाहती है वो करे, जो मुनासिब एक्शन देना चाहते हैं वो एक्शन और सजा कानून बन जाएगा। सजा भी दी जा सकती है इसमें? हर चीज कर सकती है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट उसको कहते हैं अल्टीमेट जस्टिस। 187 में आपको पढ़ देता हूं, बड़ा कमाल का सेक्शन है। 187 ये है, ये बुनियादी तौर पर ये कहता है कि अल्टीमेट आपने, यानी सुप्रीम कोर्ट, हमारी जितनी भी कोर्ट्स हैं ना, ये कोर्ट ऑफ लॉ है, यानी कानून के मुताबिक यह है कि हम एक कानून बना देते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद आपकी है, मेरे बच्चों की बजाय। ठीक, ये कानून बन गया, अदालत ने इसके मुताबिक फैसला करना है। जस्टिस ये है कि नहीं, मेरे बच्चों की होनी चाहिए। तो कानून अदालत जो बनाए, सुप्रीम कोर्ट बना है फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस और मैटर पेंडिंग बिफोर इट। तो मुकम्मल जस्टिस एक होता है कि इंसाफ की अदालत, एक होता है कानून की अदालत, दोनों में फर्क है। कानून की अदालत यह है कि जो कानून पार्लियामेंट में बना दिया उसके मुताबिक अदालत ने काम करना है। पाकिस्तान की सारी अदालतें जो हैं वो कानून की अदालतें हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंसाफ की अदालत है, क्योंकि उसके बाद सिर्फ अल्लाह ताला है और तो कोई नहीं है। तो अगर कानून नहीं बना या कानून गलत बनाए तो इसके तहत फिर अगला जो है कि जब वो ऑर्डर पास कर देती है तो फिर सेक्शन 190 आता है। ऑल एग्जीक्यूटिव, यानी जितने भी प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव होता है प्राइम मिनिस्टर, एंड जुडिशियल अथॉरिटीज थ्रू आउट पाकिस्तान शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो उसका ऑर्डर जो है वो बाइंडिंग है, वो इंटरफेयर भी कर सकती है फॉर कंप्लीट जस्टिस, वो रोक भी सकती है, वो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस के भी आ सकती है, वो किसी तरह पेंडिंग मैटर्स के भी आ सकती है। ये है मसला। असल मसला ये है कि अक्सर औकात होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट पड़ जाती है पॉलिटिकल इश्यूज के अंदर। अब ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये एक क्रिमिनल केस है। मैं अगर एक जगह डिप्टी कमिश्नर हूं या मैं एक जगह वजीर हूं और मैं जाके कत्ल कर देता हूं तो ये एक जुर्म है। मैं किसी के घर में चोरी करता हूं, चोरी करके उसको पैसा करता हूं, ये जुर्म है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो हमजा शहबाज करे या मैं करूं। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हम इसलिए कर रहे हैं तकर्रुर तबादले कि उन्होंने गलत केसेस बनाए हैं हम पर, तो उनका बनता है तकर्रुर तबादले करना। पहली बात यह है कि हमजा शहबाज सनाउल्लाह तो नहीं कहता प्रशासन गलत का सही है, केस सलत सही कौन बताता है? अदालत बताती है। मुझे कोई बंदा कहेगा तो मैं तो ये कहूंगा केस गलत, पुलिस कहेगा हम सही बनाए, अदालत बताएगी कि गलत सही है। राना सनाउल्लाह कौन से जज आ गया?